तो स्क्रीन भी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लास्ट वीक एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था कि भाई सीपीआई का डेटा आपका पॉजिटिव आना चाहिए। और उसका कारण मैंने आपको बताया था नॉन फार्म पेरोल डेटा। नॉन फार्म पेरोल डेटा अगर आपका पॉजिटिव आया है तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि सीपीआई का डेटा भी आपका पॉजिटिव आएगा। अब जब सीपीआई का डेटा आपका पॉजिटिव आएगा तो उसका एक और कारण था, और ये कारण था आपका क्रूड ऑयल। क्या कारण था आपका? क्रूड ऑयल। अब सीपीआई डेटा को हम दो पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है अपना हेडलाइन सीपीआई डेटा, और एक होता है अपना कोर सीपीआई डेटा। जो हेडलाइन सीपीआई डेटा होता है ये इंक्लूड करता है क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट। अगर क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाएगा तो क्रूड ऑयल के बढ़ने से क्या होता है? क्रूड ऑयल के बढ़ने से आपका महंगाई दर बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोर सीपीआई है, ये आपका क्रूड ऑयल को इंक्लूड नहीं करता है। तो अगर क्रूड ऑयल आपका इंक्रीज हुआ है तो देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका जो सीपीआई डेटा है वो आपका इंक्रीज होके आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ना तीन चीज समझाई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में। लास्ट वेबिनार में मैंने आपको समझाया था कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपका अप्रैल मंथ है, ये आपका जून मंथ है। मेरे को ये पता है कि जून मंथ के अंदर जो डेटा है डॉलर के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। किसके लिए पॉजिटिव आना चाहिए? डॉलर के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? एज एन स्मार्ट प्लेयर, एज ए स्मार्ट प्लेयर मैं डॉलर के अंदर बाइंग चालू कर दूंगा। मैं डॉलर के अंदर बाइंग चालू कर दूंगा और जून तक इसको बाय करता रहूंगा। अब इस लेवल पे जो डेटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो सेम डेटा निकला तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दूंगा। यानी जितने भी नए ट्रेडर्स हैं या मार्केट में पुराने ट्रेडर्स भी हैं, जो लोग केवल डेटा देख के ट्रेड करते हैं और ये देखते हैं कि डेटा पॉजिटिव आया है और पॉजिटिव डेटा देख के डॉलर को बाइंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे सेलिंग चालू कर दूंगा और धीरे धीरे प्राइजेस जो है नीचे आ जाएंगे डॉलर के, क्योंकि मेरी क्वांटिटी आप लोगों से बहुत ज़्यादा होगी बीइंग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। लेकिन अगर ये डेटा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पॉजिटिव, उससे ज़्यादा अगर पॉजिटिव आया, यानी मेरी उम्मीदों से जितना मैं बाजार में एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा बेटर आया, तो मैं यहाँ से फर्दर बाइंग करना चालू करूँगा। मैं क्या करूँगा? फर्दर बाइंग करना चालू करूँगा और डॉलर इंडेक्स को यहाँ से और ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, क्योंकि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा डेटा पॉजिटिव आया है। तो आपने देखा होगा कई बार कि डेटा पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है करेंसी के ऊपर, और डेटा कई बार पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार उल्टा होता है, कई बार सीधा होता है, उसका यही कारण है। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जब सीपीआई डेटा आया तो ये उम्मीदों से बेटर आया। नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव था, सीपीआई डेटा पॉजिटिव है। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई जून के अंदर हम लोग इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे। तो मेरा यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है गवर्नमेंट से, एफओएमसी से, फेड से, कि भाई सीपीआई आपका ऊपर आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अच्छे हैं, आने वाले क्रूड ऑयल आपका ऊपर जा रहा है, तो आने वाले समय के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर इन्फ्लेशन आपका और भी बढ़ सकता है, और भी इंक्रीज हो सकता है। तो इन्फ्लेशन अगर आपका और भी इंक्रीज हो सकता है, इन्फ्लेशन अगर आपका और भी इंक्रीज हो सकता है, तो फिर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस क्यों करेंगे? तो मेरे को लगता नहीं कि जून मंथ के अंदर भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा। ये अभी जून तक आपको मेरे को लगता है तेजी प्ले करेंगे डॉलर के अंदर। और जब जून का समय आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। तब तक बहुत सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे, अभी तो पूरा महीना 2 महीना पड़ा हुआ है। और उससे पहले लोग जून की बात कर रहे हैं। मई 1 मई 1 को भी आपकी एफओएमसी मीटिंग है। मई मंथ की कोई बात ही नहीं कर रहा है। 1 मई को आपकी एफओएमसी मीटिंग है, जिसमें आपको कोई भी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, ना बढ़ने वाले हैं ना घटने वाले हैं। तो पहले ही डॉलर इंडेक्स को तेज कर रहे हैं। ऑल पीपल इन द इंडस्ट्री, ऑल इन्वेस्टर इन द इंडस्ट्री आर टॉकिंग अबाउट द जून मंथ एफओएमसी डिसीजन। नो बडी इज टॉकिंग अबाउट द 1 मई को जो आपका एफओएमसी का डिसीजन आना है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है। अब ये कहाँ तक जा सकता है टेक्निकल ग्राउंड्स पे, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसका जो ऊपर टारगेट है ये $107 तक ये ऊपर जा सकता है। कहाँ तक? ये जो आपके प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल हैं 107, यहाँ तक ये इसको टच करने ऊपर जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये मंडे को भी तेजी बनाएगा और मंडे या इस वीक के अंदर ये एक और बड़ा कैंडल ऐसा बना देगा?
पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये पहले ही ऐसी तेजी बना देगा, या ये यहाँ से पहले ऐसे नीचे लेकर आएगा और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। सर, चाहे ये ऊपर तेजी बनाए या नीचे करेक्शन देके तेजी बनाए, अल्टीमेट एम क्या है कि ये तेजी बनाएगा। और ये तेजी का जो माहौल है, तेजी के जो लेवल हैं वो कौन से हैं, जब तक ये 103.94 के लेवल को क्लोज नहीं करेगा नीचे की तरफ, तब तक इसका जो सेंटिमेंट है वो ऊपर की तरफ रहने वाला है, इसका नजरिया ऊपर की तरफ रहने वाला है। अब ये तो देखो बाजार की मूवमेंट है, बाजार को मान के चलो फाइनली अगर ऊपर जाना है तो दो तरीके से ऊपर जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर है, ये आपका करंट प्राइस है, क्या है, करंट प्राइस है। तो यहाँ से दो तरीके से ऊपर जा सकता है बाजार, या तो सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा या नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में इसको जाना ऊपर है। अगर ये नीचे आता है, एक या दो दिन नीचे सेलिंग प्रेशर बनाता है, तो आपको एकदम से पॉजिटिव नहीं हो जाना है और नेगेटिव नहीं हो जाना है डॉलर के लिए, आपको पॉजिटिव ही रहना है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि बाजार आपका इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। अब ये जो करेक्शन वाला वेव होता है ना, ये जो करेक्टिव वेव होता है, इसके अंदर हम लोग बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। इसके अंदर हम बहुत जल्दी सोचते हैं कि भाई ये तो करेक्शन आ चुका है, अब ये नीचे गिरेगा, यहाँ से ऊपर नहीं आएगा। हम बहुत जल्दी इस जो पुल बैक होता है, इसको हम बेसिकली पुल बैक बोलते हैं, करेक्टिव वेव बोलते हैं, इस करेक्टिव वेव के अंदर हम नेगेटिव हो जाते हैं। जबकि ये एक समय होता है बाइंग करने का, ये एक पीरियड होता है कि यहाँ पे हम पोजीशन को ऐड करें, ताकि फिर से जब ये नया हाई बनाए तो उसका बेनिफिट हमें मिल पाए। फिर ये नीचे आ गया, फिर हम सोचेंगे नेगेटिव है तो भैया नीचे गया, ये हो सकता है वापस एक तेजी बना देगा। तो ये जो करेक्टिव वेव है, इसको हम कई बार गलत तरीके से इंटरसेप्ट कर लेते हैं कि भाई ये मंदी है, ऐसे नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी में आपको हमने लास्ट वीक बोला था कि अगर ये 700 का लेवल, ये अगर 700 का लेवल ब्रेक कर देता है तो ये नीचे 495 तक आ सकता है। अभी भी ये टारगेट इंटैक्ट है। अब आपको करना क्या है, देखो कोई भी अगर आपका ये एक आपकी लो, हाई, लो, ये लो, ऐसे ही मतलब ये आपकी इम्पल्सिव वेव है। कोई भी वेव अगर यहाँ पे आपकी जाती है 816 तक जाता है या 750 तक जाता है, केवल आपको सेल ऑन राइस, क्या करना है, सेल ऑन राइस। ऊपर जाता है आप सेल ऑन राइस करो। फाइनल स्टॉप लॉस आपका 1.0900 का है। इसके ऊपर अगर यूरो यूएसडी क्लोज हो गया तो ये ऊपर आपका अच्छा खासा भगेगा। लेकिन जब तक ये 900 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ये आपका 495 लेवल तक आपका आ सकता है। लास्ट वीक आपका ईसीबी जब मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं किए। और मैंने आपको पहले बोला था कि जून मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करेंगे। उसका कारण क्या है कि यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में आ रहा है। जर्मनी अभी रिसेशन से निकल रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो ये इन्फ्लेशन भी डाउन है। सेम जीबीपी के लिए भी कंडीशन है, मैं भी बताऊंगा। तो अभी जो जून मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट इसका रिड्यूस हो सकता है, तो विच इज़ नेगेटिव फॉर द यूरो, तो ये आपका नीचे आ सकता है। तो ऊपर अगर ये 750 या 800 जाता है, शॉर्ट पोजीशन बनाओ। 900 का आपका एसएल रहेगा, टारगेट आपके 500 के रहेंगे। जीबीपी यूएसडी पाते हैं, ये 2500 का लेवल है। 2500 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, 2500 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, ये नीचे आपका 2390 का सपोर्ट है, ये आपका 2390 का सपोर्ट है। 2390 के बाद ये नीचे आपका 2200 तक, ये जो लेवल है आपका, ये आपका 2200 तक गिर सकता है, ये आपका 2200 तक गिर सकता है। ये आपका 2200 तक गिर सकता है। अब इसके अंदर क्या है फंडामेंटली, पाउंड के अंदर इसके इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, अगर मैं 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के एम्प्लॉयमेंट नंबर्स देखता हूँ, तो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। इन्फ्लेशन भी इसका कंट्रोल हो रहा है, मार्च में भी रिड्यूस हुआ। फरवरी मंथ का जो मार्च मंथ में आया था आपका इन्फ्लेशन, वो भी आपका 3.4% आया था, 3.4% आया था। अभी जो अप्रैल में निकलेगा मार्च मंथ का, वो 3.1% निकलने वाला है।
तो इन्फ्लेशन भी आपका नीचे आ रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी नीचे आ रहे हैं। अगस्त मंथ के अंदर इन्होंने एक्सपेक्टेशन दी है, कि अगस्त मंथ के अंदर हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे। तो ओवरऑल हर तरीके से देखो, फंडामेंटली अभी जीबीपी वीक है, तो ये नीचे 2200 लेवल तक आना चाहिए। जब तक ये वापस 2710 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, कोई भी बाउंस बैक आता है, चाहे 2550 का है, 2600 का है, आपको केवल और केवल यहाँ पे सेल ट्रेड लेना है। टारगेट मैंने आपको बताई दी नीचे के आपके टारगेट्स रहेंगे, ठीक है, फंडामेंटली वीक है अभी। अच्छा, अब मैं आता हूँ जेपीवाई पेयर्स पे। जेपीवाई पेयर्स की कहानी समझ लो आप। जेपीवाई पेयर्स की क्या स्टोरी है? जापानीज येन, जापानीज, इस बार भी आपका सीपीआई डेटा है इस वीक के अंदर जापान के अंदर। फेब्रवरी मंथ के अंदर ये कहानी स्टार्ट हुई थी। फेब मंथ के अंदर जो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर हैं उएडा साहब, उन्होंने ये बात बोला था कि हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से बाहर आ जाएंगे। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से बाहर आए, तो येन के लिए पॉजिटिव होना चाहिए था। तो येन के लिए अगर पॉजिटिव है, ये समझो कि मान के चलो यूरो जेपीवाई है, तो येन के लिए अगर पॉजिटिव है तो जेपीवाई को ऊपर जाना चाहिए, यूरो को नीचे आना चाहिए। लेकिन ये उल्टा हो गया, यूरो ऊपर चला गया, जेपीवाई नीचे आ गया, यानी यूरो जेपीवाई पेयर आपका ऊपर भाग गया। ठीक है, ऐसा क्यों? मार्केट में ऐसी बात हुई कि भाई इन्होंने अप्रैल मंथ में 26 अप्रैल को इनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, 26 अप्रैल को इनकी बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। इन्होंने बोला कि इन्होंने कोई भी फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं दिया। फॉरवर्ड गाइडेंस का मतलब होता है कि इन्होंने ये बात नहीं बोली कि भाई अब तो हमने पॉजिटिव टेरिटरी में लेकर आ गए, क्या हम अप्रैल में भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इन्होंने ये बोल देते कि हाँ डेफिनेटली वी विल लुक इनटू इट, तो ये जेपीवाई आपका भाग जाता। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी हिंट तक नहीं दिया, बात ही नहीं करी अप्रैल मंथ की। तो इन्वेस्टर ने समझा कि भाई ये मामला गड़बड़ है, अभी ये इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से ये येन को पेल दिया, इन्होंने येन को गिरा दिया। और अभी भी रिसेंट में बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर है उएडा साहब, वो कह रहे हैं भाई साल के एंड में देखेंगे हम, क्योंकि नवंबर में देखो अमेरिका में इलेक्शन है, तो उसी वजह से इन्होंने अभी कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। ये कह रहे हैं जी साल के एंड में देखेंगे, तब इंटरेस्ट रेट जाके हम बढ़ाएंगे, अभी वहाँ पे येन में, जापान के अंदर। ठीक है ना, तो विच इज नेगेटिव फॉर दी जेपीवाई एंड पॉजिटिव फॉर दी यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, आप सबके लिए पॉजिटिव है। यूएसडी जेपीवाई ने एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया है। कोई भी अगर फॉल आता है तो आपको बाय ट्रेड लेना चाहिए। कहाँ पे लेना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये आपको 152 के आसपास मिलता है वापस, अभी 153.31 चल रहा है, अगर ये 152 के आसपास मिलता है आप बाय ट्रेड लो। फाइनल स्टॉप लॉस आपका 150.50 का रहेगा, 150 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। और टारगेट मेरे को 155 से 156 नजर आ रहा है, 155 से $156 मेरे को यूएसडी जेपीवाई में नजर आ रहे हैं। तो आप अगर डिप का वेट करो, डिप आए तो बाय करो। और बाय करने के बाद स्टॉप लॉस मैंने आपको दे दिया, ये प्रीवियस जो लो है इसके नीचे लगाया मैंने स्टॉप लॉस, ये आपको प्रॉफिट देके जाएगा। जीबीपी जेपीवाई के ऊपर बात करते हैं। जीबीपी जेपीवाई में देखो क्या हुआ है, ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, यहीं से इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सपोर्ट होल्ड कर जाए, लेकिन मेरे को चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। मेरे को देखो बेस्ट बाइंग जो उसकी लगती है, वो मेरे को 189 के आसपास लगती है। 189 के अगर आसपास आता है तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड लो। 188 का अपना स्टॉप लॉस रखो। और ऐसे ही ऊपर जितना आपका स्टॉप लॉस, अगर 100 पिप का आपका स्टॉप लॉस है, तो 150 से 200 पिप आपका टारगेट होना चाहिए। 150 से 200 पिप आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये यूएसडी जीपीवाई की आपकी कहानी हो गई। ऐसी आपकी एनजेडी जीपीपी जीपीवाई की कहानी होगी, ऐसी एनजेडी जीपीवाई की कहानी है। अगर ये 90 के आसपास आता है तो बाय ट्रेड लेना चालू करो। 100 सवा 100 पिप का सेल रखो, टारगेट आपके ऊपर क्या रखो। ठीक है, गोल्ड पे आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड पे भी मैंने आपको पिछली बार बोला था कि 2420, 2450, 2400, 2500 तक जा सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने पहले इसका टारगेट दे रखा था 2400 का साल के एंड तक। अभी बैंक ऑफ अमेरिका ने इसका टारगेट रिवाइज कर दिया है $2600। कितना रिवाइज कर दिया है? $2600 रिवाइज कर दिया है। अब ये जो फॉल आया था एक अनएक्सपेक्टेड फॉल था,
क्योंकि देखो फॉल अनएक्सपेक्टेड क्या था, ये फॉल तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन हमें अब डर था कि पता नहीं कहाँ पे ले जाके मारेगा, कहाँ पे ले जाके फॉल देगा। तो इसने फ्राइडे को जो अच्छा खासा फॉल दिया, तो ये भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है मंडे को वापस से तेजी पकड़ ले, वापस से ही आपको 2375 या 2400 या उसके ऊपर भी मिल जाए आपको, क्योंकि अभी तक इसमें तेजी बरकरार है, मंदी नहीं है। तो हम लोगों को ट्रेड करना कैसे है? देखो जब तक ये 2300 का लेवल, जब तक ये 2300 का लेवल ब्रेक नहीं करता, जब तक ये 2300 के लेवल को होल्ड कर रहा है, तब तक तो आप इसमें बने रहो लॉन्ग पोजीशन के अंदर। अगर ये 2300 के नीचे ब्रेक कर देता है, तो समझ लेना ये 2250 भी आएगा और 2200 भी आएगा। ठीक है, अगर ये 2300 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तो ये जो ऊपर 2431 का हाई लगाया है, इसको ब्रेक करके $2500 तक जाएगा, और उसको भी तोड़ देता है तो $2600 तक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तेजी कब तक खेलनी है आपको, जब तक ये 2300 के लेवल को ब्रेक नहीं करता। 2300 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, तो ये 100 पिप 100 पॉइंट और टूटेगा, 1000 पिप यानी और टूटेगा ये। ठीक है, ओवरऑल तेजी है पूरे साल में। मंदी मत खेलना बिल्कुल भी गोल्ड के अंदर। अब जो गलतियां करती हैं आगे मत करना, ये सोच के कि इतना ऊपर आ गया है तो कुछ तो नीचे आएगा, हम ठोक देते हैं। क्योंकि शायद आपने इतनी बड़ी भयंकर तेजी कभी भी अपने लाइफ में गोल्ड के अंदर नहीं देखी होगी, जब से आप फॉरेक्स में आए हो। तो बाजार हमेशा ना अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखाता है, जो आज तक आपने नहीं देखी वो दिखाता है। अब तक जो आप एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर काम करते थे, खरीद लिया, नीचे खरीद लिया, एवरेज बना लिया, फिर बेच दिया, अकाउंट को डबल कर लिया, आप अपने आप में बड़े फंड मैनेजर बन गए थे। लेकिन बाजार ने आपको दिखाया कि आप हो क्या। ठीक है ना, यू आर नॉट अ फंड मैनेजर। ठीक है, आप सिर्फ एक समय था, एक अपॉर्चुनिटी थी, तो उसका बेनिफिट ले रहे थे। ठीक है, क्योंकि जब आंधी चली तूफान चला तो आपके सारे अकाउंट उड़ गए। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मार्केट हमेशा एक नया चेहरा, नया मुखौटा पहन के आता है, और आपको उससे बचना चाहिए। ठीक है जी। तो ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया। अब हम चलते हैं इंडिकेटर के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर। एक दो करेंसी पेयर में, गोल्ड में हम लोग उसको देखेंगे, री एंट्री पॉइंट को भी समझेंगे। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। जो भी हमारे एडवांस कोर्स में एनरोल करना चाहता है, टेक्निकल फंडामेंटल सेंटिमेंट सीखना चाहता है, आप forex-with-ankit-goel.com पे जाएं, या जो भी टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, उसी टेलीग्राम के एडमिन से बातचीत करें। एडवांस कोर्सेज की आप जानकारी ले सकते हैं। अपनी लाइफ में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, नया चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दी स्किल्स, ऑल अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है, ये एक लॉलीपॉप है जो आपको दिया जाता है। ठीक है ना, एक्चुअल पोजीशन तो एग्जीक्यूशन के अंदर है, एक्चुअल चीज़ तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर है, साइकोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें हम फाइनेंशियल बिहेवियर आपको सिखाते हैं एडवांस क्लासेस में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको इंडिकेटर के ऊपर लेके चलते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। पहले मैं आपको यूरो यूएसडी का दिखाऊंगा, आराम से देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि इसमें जो ये आखिरी वाला ट्रेड है ये लॉस का कटा है, और लॉस को हमने कैसे रिकवर किया है 2 दिन के अंदर अंदर, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। तो एकदम आप एंड तक बने रहिएगा। इंडिकेटर्स में जाना है, और यहाँ पे जाना है मार्केट बायर्स। जैसे आप मार्केट बायर्स लिखोगे हम, तो ये सबसे पहले वाला इंडिकेटर आएगा प्रोफेसर एक्स का। ये वाला इंडिकेटर आपको लेना है, ये वाला इंडिकेटर आपको लेना है। ये वाला इंडिकेटर आपने ले लिया, इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको पीरियड करना है 700, स्मूथिंग करना है 350, और स्किल्टर पीरियड करना है 50। ये सेटिंग आपको रखनी है इसके अंदर। ये सेटिंग कर ली। अब देखो इसके पीछे कोरिलेशन है बहुत, ये नंबर्स ना सोच समझ के रखे जाते हैं। 700, इसका हाफ कर दो 350, और 7 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना होता है 35। तो ये जो 50 नंबर है, तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं एडवांस क्लासेस के अंदर, कि कैसे कैसे पैरामीटर सेट करने हैं, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है। क्योंकि मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला तो कोई आपको हिंदुस्तान में नहीं बताएगा, इंडिया में तो, जिस तरीके से पैरामीटर सेट होते हैं। तो 700, 350 ये लगा लिए। फिर एक और इंडिकेटर हम लेंगे LFS, लियोनिदास ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। ये वाला इंडिकेटर हम लोग लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आपका ये यूट्यूब में आज गारंटेड अपलोड हो जाएगा। अब ये वाला इंडिकेटर को थोड़ा मैं सेटिंग में ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, इसके 55, 100 और 21, ये इसकी EMA है।
ये सारे बॉक्सेस आपके अनटिक होने चाहिए, कोई भी इसमें चेक नहीं लगाना चाहिए। ये सेटिंग एक बार देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने की कोशिश मत करो, लिखने में टाइम लगता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लिख लिया? इसको मैं हाइड कर देता हूँ। पहले देखो यहाँ पे दो तरह के बैंड है। ये आपका ग्रीन बैंड है। ये ग्रीन बैंड आपको क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है, या ये डायरेक्शन बताता है। और ये जो रेड बैंड है, ये आपको वीकनेस बता रहा है। ये भी आपको स्ट्रेंथ बताता है, डायरेक्शन बताता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है। ठीक है। उसके बाद आपको ये जो इंडिकेटर है एलएफएस वाला, इसके दो बैंड है। इस इंडिकेटर के दो बैंड है, एक ये वाला बैंड है और ये वाला बैंड है। जब इस वाले बैंड से ये नीचे जाता है, ये यहाँ पे नीचे गया, ये यहाँ पे नीचे गया। ये देखो ये दोनों बैंड नीचे आ गए, इस लाइन के नीचे। तो हमें यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है कि अब सेल का ट्रेंड आ सकता है, पहली बात। दूसरा, जैसे ही यहाँ पे रेड बनेगा, जैसे ही यहाँ पे रेड बनेगा, ये रेड कहाँ बना? इस एरिया में बना। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। हम देखेंगे कि जब इसने रेड बनाया, उससे पहले 2 दिन के अंदर अंदर, यानी आज के दिन जब इसने रेड दिया, और कल के दिन में, या उससे पहले वाले दिन में, सबसे ज्यादा लो क्या लगा है? ये लो लगा है। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, हम यहाँ पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एंट्री लेवल्स बताते रहता हूँ। बैक टेस्टिंग करते हैं, फिर दूसरा बैक टेस्टिंग करेंगे। पहले एक बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। 25 पिप का हम टारगेट लेके चलेंगे। आपको हालांकि पिप 50 पिप भी मिलेंगे, इसमें 100 पिप भी मिलेंगे, 150 पिप भी मिलेंगे। लेकिन मैं हमेशा कम टारगेट इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि अभी आप बिगनर स्टेज पे हो। अगर अभी आपके एक दो लॉसेस लग गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल श्रिंक हो जाएगा। तो मैं ऐसा टारगेट लेके चल रहा हूँ जो एंट्री देने के बाद मिनिमम आपको मिल जाए। वो लेवल अगर टारगेट मिल गया आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो करना क्या है। यहाँ पे दोनों बैंड आपके नीचे आ गए। किसके नीचे आ गए? इस हरे बैंड के नीचे आ गए। ठीक है। लेकिन अभी भी इसका जो कलर है क्या है? आपका ब्लू कलर है। इसका क्या अभी भी ब्लू कलर है। ठीक है। जब ये यहाँ पे आपका रेड बन जाएगा, रेड कहाँ बना? यहाँ पे बना। तो जब ये रेड बना, तो सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा कैंडल है जिसने लो लगाया था? इस वाले कैंडल ने लो लगाया था। इसके लो के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। इसका लो कितना है? इसका लो है 915। कितना लो है? 915। 915 के नीचे हमने सेल कर दिया। 25 पिप का हम टारगेट लेंगे। ये देखो ऊपर आगे आने दो। यहाँ पे देखना है स्पाइक कितने का लगा। 1.0877। हमने सेल कहाँ किया था? 1.0915 पे। 25 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक हो गया। प्रॉफिट बुक होने के बाद हमें री एंट्री कहाँ करनी है? जब भी ये जो कैंडल हैं, ये इस बैंड को अगर टच करते हैं, इस बैंड को टच करते हैं, तो यहाँ पे हम सेल पोजीशन लेंगे। यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे 10 से 12 पिप का। 10 से 12 पिप का। प्राइजेस नीचे आ गए। फिर देखो दोबारा आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई। शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद इस वक्त आपको प्रॉफिट नहीं मिला, ये ऊपर चला गया, जाने दो। इसको जाने दो, मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे ये ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद अभी तक इस बैंड ने अपना कलर को चेंज नहीं किया है।
नो चेंज इन कलर ऑफ द बैंड। तो यहाँ पे हम बाय ट्रेड नहीं लेंगे, अभी तक हमारा शॉर्ट पोजीशन है। जब ये यहाँ पे नीचे आ गया तो हमने शॉर्ट कहाँ किया था, हमने यहाँ पे सेल किया था। यहाँ से यहाँ तक आया, हमारा 10 से 12 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक हो गया हमारा। अब देखो, ये आपके दोनों बैंड ऊपर थे, यहाँ पे आपका क्या बन गया, ग्रीन कलर बन गया। तो आप बोलोगे सर इसके हाई के ऊपर आपको बाई करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, ये जो कैंडल है इससे पहले ये हाई लगाए, इसके हाई के ऊपर हम बाई करेंगे। लेकिन ये टूटा नहीं, ये टूटा नहीं तो हमने ट्रेड लिया नहीं। देखो अभी तक शॉर्ट पोजीशन चल रही है, नीचे आ गए। ये देखो, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया, शॉर्ट ट्रेड लेने के बाद प्राइसेस नीचे आ गए, प्रॉफिट बुक। यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया, प्राइजेस थोड़े से ऊपर गए, जाने दो। फिर प्राइजेस वापस नीचे आए, 10 से 12 पे बुक। फिर यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया, 10 से 12 पे नीचे गए, प्रॉफिट बुक। देखो यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई, 10 से 12 पे पाए, प्रॉफिट बुक। फिर देखो यहाँ पे ऊपर चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम लोग सोच रहे थे यहाँ पे तेजी आएगी। क्यों आएगी तेजी, क्योंकि यहाँ पे 780 का लो था, 890 का हाई था, 100-120 पिप का मूवमेंट दे दिया, एवरी वन वॉज बुलिश। लेकिन क्या हमारे इंडिकेटर ने बोला बाय कर लो, क्योंकि यहाँ पे कलर ही चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ, जैसी न्यूज आई प्राइजेस नीचे। देखो यहाँ पे दोबारा शॉर्ट पोजीशन बनाई इस बैंड पे, प्राइजेस नीचे। ये देखो यहाँ पे दोबारा शॉर्ट पोजीशन बनाई, प्राइजेस नीचे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैंड ऊपर आ गया, यहाँ पे आपका ग्रीन बैंड बन गया। तो कहाँ पे बाय करना है, इस कैंडल के आसपास बाय करना है। इस कैंडल का हाई कितना था, 1.0809, 1.0809। हाई कितना लगाया, 839। और उसके बाद देखो हाई कितना लगाया, 886। कितना हाई लगाया, 886। प्रॉफिट बुक हो गया, 25 एक पिप का प्रॉफिट बुक हो गया। तो जैसे ही ये प्राइजेस इस बैंड पे गए, यहाँ पे अपन ने बाय किया, बाय करने के बाद ये 10 से 12 पिप गया, प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे हमने बाय किया, बाय करने के बाद नीचे आया, फिर देखो ऊपर भग गया, 10 से 12 पिप मिले, प्रॉफिट बुक। यहाँ पे देखो अब, यहाँ पे इसने क्रॉसओवर किया, यहाँ पे आपका रेड सिग्नल बना, इसके लो के नीचे हमें शॉर्ट करना है। इसका लो कितना है, 873। कितना लो लगा दिया, 834। फिर देखो ये ऊपर गया, यहाँ पे आपने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के बाद ये ऊपर भग गया, ठीक है। लेकिन फिर वापस देखो नीचे आ गया। सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे समझो, ये प्राइस बैंड आपका ऊपर आ गया,
यहाँ पे आपका रेड कलर का, ग्रीन कलर का इंडिकेशन हो गया। इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे 876। अब ये कैलकुलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेड था जहाँ पे आपके लॉस हिट हुआ था, और लॉस को हमने कैसे कवर किया है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर, तो उसके अंदर आप बने रहना। 876 के ऊपर हमने बाय किया। कितना ऊपर गया ये? वी आर चेकिंग द लेवल्स। थोड़ा स्लो चल रहा है सर्वर। ये देखो 885। कितना ही लगाया? 1.0885। कहाँ बाय किया था हमने? हमने बाय किया था एट द रेट ऑफ 1.0876। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ क्या? ये नीचे मार दिया, सीपीआई डेटा आया था, डॉलर ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। यहाँ पे दोनों बैंड नीचे आ गए। यहाँ पे रेड कलर का सिग्नल बन गया। इसके लो के नीचे मेरे को शॉर्ट करना था। ये लेवल था 1.0729। ठीक है, तो पहले मैंने बाय कहाँ किया था? मैंने बाय किया था एट द रेट ऑफ 1.0876, और यहाँ पे मेरे को सेल ट्रेड मिला। तो सबसे पहले तो मैं एग्जिट लूंगा। कितने पे? 1.0728। तो मोटा मोटा मैं मानता हूँ 146 पिप का लॉस हुआ मेरे को। कितना लॉस हुआ? लॉस ऑफ 146 पिप। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेल किया। यहाँ पे मैंने बाई किया था 0.01। यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ 0.02 एट द रेट ऑफ 1.0728। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। मेरे को लॉस हुआ 146 पिप का। कितने क्वांटिटी के ऊपर? 0.01 के ऊपर। अब मैंने कितनी क्वांटिटी बाई की है? डबल बाई की है मैंने, 0.02। यानी इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो यानी 73 पिप्स अगर मेरे को मिलेंगे तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा, क्योंकि 73 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 146 पिप, क्योंकि मैं डबल क्वांटिटी बेची है। तो 73 पिप जब मेरे को मिलेंगे मेरा लॉस कवर है। मैंने कहाँ पे शॉर्ट किया है? 728 माइनस 73, यानी 655 आ जाएगा यूरो यूएसडी में मेरा लॉस कवर है। और 655 के नीचे जितना भी नीचे जाएगा मेरे को, मेरा अकाउंट प्रॉफिट में आता चला जाएगा। अब सीधी थिंग, कितना लो लगाया? 622 का लो लगाया। क्लोज कहाँ पे हुआ? 641। प्रॉफिट में हूं अभी भी मैं। अभी भी मैं प्रॉफिट में हूं। ये मैंने स्टॉप लॉस का केस स्टडी इसलिए बताना था मेरे को, ताकि आपको ये समझ में आए कि एटलीस्ट जब लॉस लगते हैं तो हम कवर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्या ट्वीक किया, स्ट्रेटेजी सेम थी, बस यहाँ पे मनी मैनेजमेंट क्या किया कि हमने एक लॉट साइज बढ़ा दिया। यहाँ पे समझना, ये कोई मार्टेंगल या ग्रिड सिस्टम नहीं है। ग्रिड सिस्टम में तो क्या होता है कि हर लूजिंग ट्रेड के ऊपर नीचे एड ऑन होता रहता है। यहाँ पे मैं लूजिंग ट्रेड पे एड ऑन नहीं कर रहा। यहाँ पे जब मेरा सिग्नल चेंज हो रहा है तो मैं एड ऑन कर रहा हूँ टू कवर द प्रीवियस लॉसेस। दैट इज द पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब ये बताओ, 150 पिप, 146 का मतलब हो गया 150 पिप का नुकसान हो गया मोटा मोटा। तो 150 पिप का लॉस मैंने 2 दिन में कवर कर लिया। और आपका जब 150 पिप का नुकसान हो जाता है, पूरे महीने हैज बना के बैठे रहते हो अपनी पोजीशंस, ये बस पूरे महीने हैज है सर, अब क्या करें, कहाँ पे काटें, इक्विटी नहीं बची है। तो ऐसा करना ही क्यों है? क्वांटिटी देखो कि कितनी क्वांटिटी आपको, कितने लॉट साइज, कितने कितने अकाउंट पे लेना है। अगर आप $1000 के अकाउंट पे 0.10 लोगे, 0.20 लोगे, तो मरोगे मरोगे। उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है ना? गोल्ड पे आ जाओ। अभी देखो गोल्ड में इसने कहाँ से बाय दे रखा है। तो गोल्ड पे क्योंकि इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि आपको पता है गोल्ड ने कितने बड़े टाइम से वो बाय में ही है। उसने सेल दिया ही नहीं है। देखो यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया था। गोल्ड का ये बैंड देखो, यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या था? अभी भी आपका रेड बैंड था। ग्रीन बैंड कहाँ बना? यहाँ पे बना। तो यहाँ पे बाय कहाँ करना था? यहाँ पे बाय करना था इसके ऊपर, 2031 के ऊपर। 2031 के ऊपर ये बाय ट्रेड दिया। कितना ही लगाया? 2040। ये वाला री एंट्री का ट्रेड है।
यहाँ पे प्राइस आता है तो दोबारा बाय करो। ठीक है, तो गोल्ड तब से अभी तक आपका बाय में चल रहा है, अभी तक इसने एक बार भी सेलिंग नहीं दी है। तो ये आप खुद बैक टेस्ट करके देखिएगा कि गोल्ड के अंदर कैसा काम कर रहा है, बहुत जबरदस्त काम करता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, गोल्ड के अंदर आपको डेली का चाहिए। आपको ये चाहिए कि सर यहाँ बेचूं यहाँ पे खरीद लूँ, यहाँ बेचूं यहाँ पे खरीद लूँ, या यहाँ पे बाय करूँ यहाँ बेच दूँ। डेली का आपको 2-4 पॉइंट चाहिए, विच इज वेरी डेंजरस। ठीक है ना, विच इज वेरी डेंजरस। 2-4-6 महीने तो आपका अकाउंट बढ़िया चलेगा, लेकिन उसके बाद आप एक ही सांस में अटक जाओगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, चीज़ों को समझें, सेंटिमेंट को समझें, मार्केट स्ट्रक्चर को समझें। डेली दिवाली डेली ईद नहीं होती है। इफ़ यू थिंक कि भाई डेली दिवाली डेली डेली पैसा बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है सर। ऑलवेज लुकिंग फॉर द राइट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, देन टेक अ ट्रेड। तो आई होप आपको आज का वेबिनार पसंद आया होगा। इसकी रिकॉर्डिंग रात तक अपलोड हो जाएगी। चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते। बाय, टेक केयर।